लीजिए सुनिए मुंशी प्रेमचंद के लिखे उपन्यास सेवा सदन के 35वें भाग को मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में। यद्यपि डॉक्टर साहब का बंगला निकट ही था, पर इन दोनों आदमियों ने एक किराए की गाड़ी की। डॉक्टर साहब के यहाँ पैदल जाना फैशन के विरुद्ध था। रास्ते में विट्ठलदास ने आज के सारे समाचार बढ़ा चढ़ाकर बयान किए और अपनी चतुराई को खूब दर्शाया। पद्म सिंह ने यह सुनकर चिंतित भाव से कहा, तो अब हमको और सतर्क होने की जरूरत है। अंत में आश्रम का सारा भार हम ही लोगों पर आ पड़ेगा। बलभद्र अभी चाहे चुप रह जाएं, लेकिन इसकी कसर कभी न कभी निकालेंगे अवश्य। विट्ठलदास, मैं क्या करूं? मुझसे ये अत्याचार देखकर रहा नहीं जाता। शरीर में एक ज्वाला सी उठने लगती है। कहने को ये लोग विद्वान बुद्धिमान हैं, नीतिपरायण हैं, पर उनके ऐसे कर्म। अगर मुझमें कौशल से काम लेने की सामर्थ्य होती तो कम से कम बलभद्र दास से लड़ने की नौबत न आती। पद्म सिंह, ये तो एक दिन होना ही था। ये भी मेरे कर्मों का फल है। देखूं अभी और क्या क्या गुल खिलते हैं। जब से बारात वापस आई है मेरी विचित्र दशा हो गई है। न भूख न प्यास, रात भर करवटें बदला करता हूं। यही चिंता लगी रहती है कि उस अभागिन कन्या का बेड़ा कैसे पार लगेगा। अगर कहीं आश्रम का भार सिर पर पड़ा तो जान ही पर बनाएगी। ऐसे अथाह दलदल में फंस गया हूं कि ज्यों ज्यों ऊपर उठना चाहता हूं और नीचे दबा जाता हूं। यही बात करते करते डॉक्टर साहब का बंगला आ गया। 10 बजे थे। डॉक्टर साहब अपने सुसज्जित कमरे में बैठे हुए अपनी बड़ी लड़की मिस कांति से शतरंज खेल रहे थे। मेज पर 2 टेरियर कुत्ते बैठे हुए बड़े ध्यान से शतरंज की चालों को देख रहे थे और कभी कभी जब उनकी समझ में खिलाड़ियों से कोई भूल हो जाती थी तो पंजों से मोहरों को उलट पलट देते थे। मिस कांति उनकी इस शरारत पर हंसकर अंग्रेजी में कहती थीं, यू नाटी। मेज की बाईं ओर एक आराम कुर्सी पर सैयद तेग अली साहब विराजमान थे और बीच बीच में मिस कांति को चालें बताते जाते थे। इतने में हमारे दोनों मित्र जा पहुंचे। डॉक्टर साहब ने उठकर दोनों सज्जनों से हाथ मिलाया। मिस कांति ने उनकी ओर दबी निगाह से देखा और मेज पर से एक पत्र उठाकर पढ़ने लगी। डॉक्टर साहब ने अंग्रेजी में कहा, मैं आप लोगों से मिलकर बहुत प्रसन्न हुआ। आइए आप लोगों को मिस कांति से इंट्रोड्यूस करा दूं। परिचय हो जाने पर मिस कांति ने दोनों आदमियों से हाथ मिलाया और हंसती हुई बोली, बाबा अभी आप लोगों का जिक्र कर रहे थे। मैं आपसे मिलकर बहुत प्रसन्न हुई। डॉक्टर श्यामाचरण, मिस कांति अभी डलहौजी पहाड़ से आई हैं। इनका स्कूल जाड़े में बंद हो जाता है। वहां शिक्षा का बहुत उत्तम प्रबंध है। ये अंग्रेजों की लड़कियों के साथ बोर्डिंग हाउस में रहती हैं। लेडी प्रिंसिपल ने अब की इनकी प्रशंसा की है। कांति, जरा अपनी लेडी प्रिंसिपल की चिट्ठी ने दिखा दो। मिस्टर शर्मा, आप कांति की अंग्रेजी बातें सुनकर दंग रह जाएंगे हंसते हुए। ये मुझे कितने ही नए मुहावरे सिखा सकती है। मिस कांति ने लजाते हुए अपना प्रशंसा पत्र पद्म सिंह को दिखाया। उन्होंने उसे पढ़कर कहा, आप लैटिन भी पढ़ती है? डॉक्टर साहब ने कहा, लैटिन में अब की परीक्षा में इन्हें एक पदक मिला है। कल क्लब में कांति ने ऐसा अच्छा गेम दिखाया कि अंग्रेज लेडियां दंग रह गईं। हाँ, अब की बार आप हिंदू मेंबरों के जलसे में नहीं थे। पद्म सिंह, जी नहीं, मैं जरा मकान तक चला गया था। डॉक्टर, आप ही के प्रस्ताव पर विचार किया गया? मैं तो उचित समझता हूं कि अभी उसे बोर्ड में पेश करने की जल्दी न करें। अभी सफलता की बहुत कम आशा है। तेग अली बोले, जनाब मुसलमान मेंबरों की तरफ से तो आपको पूरी मदद मिलेगी। डॉक्टर, हाँ, लेकिन हिंदू मेंबरों में तो मतभेद है। पद्म सिंह, आपकी सहायता हो जाए तो सफलता में कोई संदेह न रहे। डॉक्टर, मुझे इस प्रस्ताव से पूरी सहानुभूति है, लेकिन आप जानते हैं मैं गवर्नमेंट का नामजद किया हुआ मेंबर हूं। जब तक ये मालूम न हो जाए कि गवर्नमेंट इस विषय को पसंद करती है या नहीं, तब तक मैं ऐसे सामाजिक प्रश्न पर कोई राय नहीं दे सकता। विट्ठलदास ने तीव्र स्वर से कहा, जब मेंबर होने से आपके विचार स्वातंत्र में बाधा पड़ती है तो आपको इस्तीफा दे देना चाहिए। तीनों आदमियों ने विट्ठलदास को उपेक्षा की दृष्टि से देखा। उनका कथन असंगत था। तेग अली ने व्यंग्य भाव से कहा, इस्तीफा दे दें तो सम्मान कैसे हो? लाट साहब के बराबर कुर्सी पर कैसे बैठे? ऑनरेबल कैसे कहलाएं? बड़े बड़े अंग्रेजों से हाथ मिलाने का सौभाग्य कैसे प्राप्त हो? सरकारी डिनर में बढ़ चढ़कर हाथ मारने का गौरव कैसे मिले? नैनीताल की सैर कैसे करें?
अपनी वक्तृता का चमत्कार कैसे दिखाएं, ये भी तो सोचिए। विट्ठलदास बहुत लज्जित हुए। पद्म सिंह पछताए कि विट्ठलदास के साथ नाहक आए। डॉक्टर साहब गंभीर भाव से बोले, साधारण लोग समझते हैं कि इस लालच से लोग मेंबरी के लिए दौड़ते हैं। वो ये नहीं समझते कि वो कितना जिम्मेदारी का काम है। गरीब मेंबरों को अपना कितना समय, कितना विचार, कितना धन, कितना परिश्रम इसके लिए अर्पण करना पड़ता है। उसके बदले उसे इस संतोष के सिवाय और क्या मिलता है कि मैं देश और जाति की सेवा कर रहा हूं। ऐसा न हो तो कोई मेंबरी की परवाह न करे। तेगली, जी हाँ, इसमें क्या शक है। जनाब ठीक फरमाते हैं। जिसके सिर पर यह अजीमुशान जिम्मेदारी पड़ती है उसका दिल जानता है। 11 बज गए थे। श्यामाचरण ने पद्म सिंह से कहा, मेरे भोजन का समय आ गया, अब जाता हूं। आप संध्या समय मुझसे मिलिएगा। पद्म सिंह ने कहा, हाँ हाँ, शौक से जाइए। उन्होंने सोचा, जब ये भोजन में जरा सी देर हो जाने से इतने घबराते हैं तो दूसरों से क्या आशा की जाए। लोग जाति और देश के सेवक तो बनना चाहते हैं, पर जरा सा भी कष्ट नहीं उठाना चाहते। लाला भगतराम धूप में तख्ते पर बैठे हुक्का पी रहे थे। उनकी छोटी लड़की गोद में बैठी हुई धुएं को पकड़ने के लिए बार बार हाथ बढ़ाती थी। सामने जमीन पर कई मिस्त्री और राजगीर बैठे हुए थे। भगतराम पद्म सिंह को देखते ही उठ खड़े हुए और पालागन करके बोले, मैंने शाम ही को सुना था कि आप आ गए। आज प्रातःकाल आने वाला था, लेकिन कुछ ऐसा झंझट आ पड़ा कि अवकाश ही न मिला। ये ठेकेदारी का काम बड़े झगड़े का है। काम कराइए, अपने रुपए लगाइए, उस पर दूसरों की खुशामद कीजिए। आजकल इंजीनियर साहब किसी बात पर ऐसे नाराज हो गए हैं कि मेरा कोई काम उन्हें पसंद नहीं आता। एक पुल बनवाने का ठेका लिया था, उसे 3 बार गिरवा चुके हैं। कभी कहते हैं ये नहीं बना, कभी कहते हैं वो नहीं बना। नफा कहाँ से होगा, उल्टे नुकसान की संभावना है। कोई सुनने वाला नहीं है। आपने सुना होगा हिंदू मेंबरों का जलसा हो गया। पद्म सिंह, हाँ सुना, और सुनकर शोक हुआ। आपसे मुझे पूरी आशा थी। क्या आप इस सुधार को उपयोगी नहीं समझते? भगतराम, इसे केवल उपयोगी ही नहीं समझता, बल्कि हृदय से इसकी सहायता करना चाहता हूं। पर मैं अपनी राय का मालिक नहीं हूं। मैंने अपने को स्वार्थ के हाथों में बेच दिया है। मुझे आप ग्रामोफोन का रिकॉर्ड समझिए। जो कुछ भर दिया जाता है वही कह सकता हूं, और कुछ नहीं। पद्म सिंह, लेकिन आप ये तो जानते हैं कि जाति के हित में स्वार्थ से पार्थक्य होना चाहिए। भगतराम, जी हाँ, इसे सिद्धांत रूप से मानता हूं, पर इसे व्यवहार में लाने की शक्ति नहीं रखता। आप जानते होंगे मेरा सारा कारोबार सेठ चिम्मनलाल की मदद से चलता है। अगर उन्हें नाराज कर लूं तो ये सारा ठाठ बिगड़ जाए। समाज में मेरी जो कुछ मान मर्यादा है वो इसी ठाठ बाट के कारण है। विद्या और बुद्धि है ही नहीं, केवल इसी स्वांग का भरोसा है। आज अगर कलई खुल जाए तो कोई बात भी न पूछे, दूध की मक्खी की तरह समाज से निकाल दिया जाऊं। बतलाइए, शहर में कौन है जो केवल मेरे विश्वास पर हजारों रुपए बिना सूद के दे देगा, और फिर केवल अपनी ही फिक्र तो नहीं है। कम से कम 300 रुपये मासिक गृहस्थी का खर्च है। जाति के लिए मैं स्वयं कष्ट झेलने के लिए तैयार हूं, पर अपने बच्चों को कैसे निरवलंब कर दूं? जब हम अपने किसी कर्तव्य से मुंह मोड़ते हैं तो दोष से बचने के लिए ऐसी प्रबल युक्तियां निकालते हैं कि कोई मुंह न खोल सके। उस समय हम संकोच को छोड़कर अपने संबंध में ऐसी ऐसी बातें कह डालते हैं कि जिनके गुप्त रहने ही में हमारा कल्याण है। लाला भगतराम के हृदय में यही भाव काम कर रहा था। पद्म सिंह समझ गए कि इससे कोई आशा नहीं। बोले, ऐसी अवस्था में आप पर कैसे जोर दे सकता हूं? मुझे केवल एक वोट की फिक्र है। कोई उपाय बतलाइए, कैसे मिले? भगतराम, कुंवर साहब के यहां जाइए। ईश्वर चाहेंगे तो उनका वोट आपको मिल जाएगा। सेठ बलभद्र दास ने उन पर 3,000 रुपये की नालिश की है। कल उनकी डिग्री भी हो गई। कुंवर साहब इस समय बलभद्र दास से तने हुए हैं। वश चले तो गोली मार दें। फंसाने का एक लटका आपको और बता देता हूं। उन्हें किसी सभा का प्रधान बना दीजिए, बस उनकी नकेल आपके हाथ में हो जाएगी। पद्म सिंह ने हंसकर कहा, अच्छी बात है, उन्हीं के यहां चलता हूं। दोपहर हो गई थी, लेकिन पद्म सिंह को भूख प्यास न थी। बग्घी पर बैठकर चले। कुंवर साहब बरुणा के किनारे एक बंगले में रहते थे। आध घंटे में जा पहुंचे। बंगले के हाथे में न कोई सजावट थी, न सफाई। फूल पत्ती का नाम न था। बरामदे में कई कुत्ते जंजीर में बंधे खड़े थे।
एक तरफ कई घोड़े बंधे हुए थे। कुंवर साहब को शिकार का बहुत शौक था। कभी कभी कश्मीर तक चक्कर लगाया करते थे। इस समय वो सामने कमरे में बैठे हुए सितार बजा रहे थे। एक कोने में कई बंदूकें और बर्छियां रखी हुई थीं। दूसरी ओर एक बड़ी मेज पर एक घड़ियाल बैठा था। पद्म सिंह कमरे में आए तो उसे देखकर एक बार चौंक पड़े। खाल में ऐसी सफाई से भूसा भरा गया था कि उसमें जान सी पड़ गई थी। कुंवर साहब ने शर्मा जी का बड़े प्रेम से स्वागत किया। आइए महाशय, आपके तो दर्शन दुर्लभ हो गए। घर से कब आए? पद्म सिंह, कल आया हूं। कुंवर, चेहरा उतरा हुआ है, बीमार थे क्या? पद्म सिंह, जी नहीं, बहुत अच्छी तरह से। कुंवर, कुछ जलपान कीजिएगा? पद्म सिंह, नहीं, क्षमा कीजिए। क्या सितार का अभ्यास हो रहा है? कुंवर, जी हाँ, मुझे तो अपना ही सितार पसंद है। हारमोनियम और पियानो सुनकर मुझे मतली सी होने लगती है। इन अंग्रेजी बाजों ने हमारे संगीत को चौपट कर दिया। इसकी चर्चा ही उठ गई। जो कुछ कसर रह गई थी वो थिएटरों ने पूरी कर दी। बस जिसे देखिए गजल और कव्वाली की रट लगा रहा है। थोड़े दिनों में धनुर्विद्या की तरह इसका भी लोप हो जाएगा। संगीत से हृदय में पवित्र भाव पैदा होते हैं। जब से गाने का प्रचार कम हुआ, हम लोग भाव शून्य हो गए और इसका सबसे बुरा असर हमारे साहित्य पर पड़ा है। कितने शोक की बात है, जिस देश में रामायण जैसे अमूल्य ग्रंथ की रचना हुई, सूरसागर जैसा आनंदमय काव्य रचा गया, उसी देश में अब साधारण उपन्यासों के लिए हमको अनुवाद का आश्रय लेना पड़ता है। बंगाल और महाराष्ट्र में अभी गाने का कुछ प्रचार है, इसीलिए वहां भावों का ऐसा शैथिल्य नहीं है। वहां रचना और कल्पना शक्ति का ऐसा अभाव नहीं है। मैंने तो हिंदी साहित्य को पढ़ना ही छोड़ दिया। अनुवादों को निकाल डालिए तो नवीन हिंदी साहित्य में हरिश्चंद्र के 2-4 नाटकों और चंद्रकांता संतति के सिवा और कुछ रहता ही नहीं। संसार का कोई साहित्य इतना दरिद्र न होगा। उस पर तुर्रा ये है कि जिन महानुभावों ने 2-1 अंग्रेजी ग्रंथों के अनुवाद मराठी और बंगला अनुवादों की सहायता से कर लिए, वे अपने को धुरंधर साहित्यज्ञ समझने लगे हैं। एक महाशय ने कालिदास के कई नाटकों के पद्यबद्ध अनुवाद किए हैं, लेकिन वे अपने को हिंदी का कालिदास समझते हैं। एक महाशय ने मिल के 2 ग्रंथों का अनुवाद किया है, और वो भी स्वतंत्र नहीं, बल्कि गुजराती, मराठी आदि अनुवादों के सहारे। पर वो अपने मन में ऐसे संतुष्ट हैं मानो उन्होंने हिंदी साहित्य का उद्धार कर दिया। मेरा तो ये निश्चय होता जाता है कि अनुवादों से हिंदी का अपकार हो रहा है। मौलिकता को पनपने का अवसर नहीं मिलने पाता। पद्म सिंह को ये देखकर आश्चर्य हुआ कि कुंवर साहब का साहित्य से इतना परिचय है। वो समझते थे कि इन्हें पोलो और शिकार के सिवा और किसी से प्रेम न होगा। वे स्वयं हिंदी साहित्य से अपरिचित थे, पर कुंवर साहब के सामने अपनी अनभिज्ञता प्रकट करते संकोच होता था। उन्होंने इस तरह मुस्कुराकर देखा मानो ये सब बातें उन्हें पहले ही से मालूम थी, और बोले, आपने तो ऐसा प्रश्न उठाया जिस पर दोनों पक्षों की ओर से बहुत कुछ कहा जा सकता है। पर इस समय मैं आपकी सेवा में किसी और ही काम से आया हूं। मैंने सुना है कि हिंदू मेंबरों के जलसे में आपने सेठों का पक्ष ग्रहण किया। कुंवर साहब ठठाकर हंसे। उनकी हंसी कमरे में गूंज उठी। पीतल की ढाल जो दीवार से लटक रही थी, इस झंकार से थरथराने लगी। बोले, सच कहिए, आपने किससे सुना? पद्म सिंह इसको समय हंसी का तात्पर्य न समझकर कुछ भौचक से हो गए। उन्हें मालूम हुआ कि कुंवर साहब मुझे बनाना चाहते हैं। चिढ़कर बोले, सभी कह रहे हैं, किस किस का नाम लूं? कुंवर साहब ने फिर जोर से कहकाहा मारा और हंसते हुए पूछा, और आपको विश्वास भी आ गया? पद्म सिंह को अब इसमें कोई संदेह न रहा कि ये सब मुझे झेपाने का स्वांग है। जोर देकर बोले, अविश्वास करने के लिए मेरे पास कोई कारण नहीं है। कुंवर, कारण यही है कि मेरे साथ घोर अन्याय होगा। मैंने अपनी समझ में अपनी संपूर्ण शक्ति आपके प्रस्ताव के समर्थन में खर्च कर दी थी। यहां तक कि मैंने विरोध को गंभीर विचार के लायक भी न सोचा। व्यंग्योक्ति ही से काम लिया, कुछ याद करके। हाँ, एक बात हो सकती है। समझ गया। फिर कहा मारा। अगर ये बात है तो मैं कहूंगा कि म्यूनिसिपैलिटी बिल्कुल बचिया के ताऊ लोगों से ही भरी हुई है। व्यंग्योक्ति तो आप समझते ही होंगे। बस ये सारा कसूर उसी का है। किसी सज्जन ने उसका भाव न समझा। काशी के सुशिक्षित सम्मानित म्यूनिसिपल कमिश्नरों में किसी ने भी एक साधारण सी बात न समझी। शोक, महाशोक। महाशय, आपको बड़ा कष्ट हुआ,
क्षमा कीजिए। मैं इस प्रस्ताव का हृदय से अनुमोदन करता हूं। पद्म सिंह भी मुस्कुराए। कुंवर साहब की बातों पर विश्वास आया। बोले, अगर इन लोगों ने ऐसा धोखा खाया तो वास्तव में उनकी समझ बड़ी मोटी है, मगर प्रभाकर राव धोखे में आ जाएं, ये समझ में नहीं आता। पर ऐसा मालूम होता है कि नित्य अनुवाद करते करते उनकी बुद्धि भी गायब हो गई है। पद्म सिंह जब यहां से चले तो उनका मन ऐसा प्रसन्न था मानो वो किसी बड़े रमणीक स्थान की सैर करके आए हों। कुंवर साहब के प्रेम और शील ने उन्हें वशीभूत कर लिया था। अभी आप सुन रहे थे मुंशी प्रेमचंद के लिखे उपन्यास सेवा सदन के 35वें भाग को मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में।